नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 अगस्त 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 4 इश्यूज़ हैं। पहला तो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ करने के पीछे क्या कारण है, क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, तीसरा है बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या सिचुएशन चल रही है और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, और चौथा है कि इंडिया G20 ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला है। ठीक है, तो इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इंडिया क्या कर सकता है। लाइफ करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे करके हमारे पास में 4 मुद्दे हैं, देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला जो आर्टिकल है इंडिया मालदीव्स रिलेशन। अगर इंडिया के मैप को आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इस तरीके से हम मैप अगर ड्रॉ करें तो इधर तो श्रीलंका आ जाता है और इस तरफ यहाँ पर लोकेटेड है आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मालदीव, जो कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इनसे साउथ की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, तो एक बार इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छे से देख लेना, जो भी आपके पास में एटलस अवेलेबल हो उसमें। देखो, मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली जो हैं वो इंडिया की विजिट पे आए। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग थी, कारण कि इब्राहिम सोली से पहले की जो सरकार थी, ठीक है, अब्दुल्ला यमीन की, वो प्रो चाइनीज़ सरकार थी और लगातार बीजिंग का जो एक प्रेजेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था मालदीव्स में। तो ऐसे में ये चीज़ इनको अच्छे से समझ में आ गई। श्रीलंका की जो हाल देखे हैं उस चीज़ को देख करके मालदीव्स को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कि चाइना के पॉकेट तो बहुत गहरे हैं, पैसा तो हमें मिल जाएगा, पर वो एक तरीके का ट्रैप है और अच्छा ये रहेगा कि चाइना के इस ट्रैप से हम बच जाएं। क्योंकि आज श्रीलंका का हाल देखो, पाकिस्तानी इकोनॉमी का हाल देखो, दोनों परिस्थितियों में बहुत बुरे हाल में फंसी हुई है दोनों इकोनॉमीज़। ठीक है, और उसमें मेन जो रोल प्ले किया है वो चाइना ने किया है कि एक तो पहले तो ये बोल दिया कि हम लोन देंगे, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट के बाद में जब चुका नहीं पा रहे हैं तो वो कर्जे के नीचे दब गए बहुत बुरे तरीके से। तो इस चीज़ में चाइना का कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इब्राहिम सोली की जो इंडिया विजिट हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले की जो सरकार थी अब्दुल्ला यमीन गवर्नमेंट, उसने देखो इंडिया के साथ में रिलेशनशिप बहुत बिगाड़ ली थी, पर अब धीरे धीरे रिवाइवल मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देखो, पिछले 4 सालों की बात करें ना, अब वैसे तो इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, मालदीव्स में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बट पिछले 4 सालों का अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो इंडिया ने देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है। मालदीव्स में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनमें अपनी तरफ से ग्रांट भी दिए हैं। ग्रांट का मतलब पैसा दे दिया, वो रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। और क्रेडिट लाइन का मतलब एक ऐसे लिमिट एक्सटेंड कर दी कि हाँ जी, इस पैसे में से आपकी जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा यूज़ करो और उसका ही ब्याज देना जितना आप पैसा यूज़ कर रहे हो, वो क्रेडिट लाइन हो जाती है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसमें $500 मिलियन का इंडिया ने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, ठीक है, पैसा दिया है। क्रेडिट लाइन की अगर बात करें तो लगभग $100 मिलियन तक का क्रेडिट लाइन दे रखा है कि जैसे कोई छोटे मोटे और कोई प्रोजेक्ट बच रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने में अगर कोई शॉर्टेज आ रही है तो उसको काम में लिया जा सके। कल परसों की एक न्यूज़ और थी, जो रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट है अभी श्रीलंका के, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने बोला जिस वक्त पर सही समय पर हमारी जो सहायता की, बोला उसकी वजह से हमें एक सांस लेने का मौका मिला, नहीं तो हम बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे। इंडिया ने साढ़े 3-4 बिलियन डॉलर्स के लगभग हेल्प कर दी है श्रीलंका की 2022 में। अब कोई कहे कि 50 बिलियन डॉलर कर दो, वो हम कहाँ से कर दे भाई, हम खुद परेशान हैं। पर जितनी हमसे हो सकी उतनी हमने की, और बिना किसी कंडीशन के। चाइना ने तो फिर भी कंडीशंस थोपी थी, ठीक है। इसके अलावा मालदीव्स की बात करें तो देखो, इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक सागर इनिशिएटिव भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडियन ओशन जो है ना, यहाँ पर जो लोकेटेड कंट्रीज़ हैं इन सब को एक साथ लाने का एक प्रोजेक्ट है इसमें। इसके अलावा डिफेंस की बात कर लो, सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात कर लो, वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें श्रीलंका, इंडिया और मालदीव्स 3 कंट्रीज साथ में आकर के काम करते हैं, ठीक है। इसमें मेन काम क्या है कि इंडियन ओशन में हम कैसे हमारी सिक्योरिटी, हमारे रेलेवेंस बनाए रखें। अब देखो, इंडियन ओशन और साउथ एशिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं ना, उनको भी इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इन्वाइट किया जा रहा है। इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए ना
तो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 2014 में जब ISIS पीक पे था ना, उस टाइम पर आप देखो लगभग 300 के लगभग जो मालदीव्स के जो सिटीजन्स थे उनको रिक्रूट किया गया था ISIS में। तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी सरदर्दी है बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए। इवन हमारे लिए तो सरदर्दी है ही, हमारे यहाँ से भी केरला से, कर्नाटका से कई ऐसे केसेस आए थे जो कि मतलब ISIS ज्वाइन करने के लिए चले गए थे, फिर बाद में वो गुहार करने लग गए कि हमें इंडिया में फिर से बुला लो। तो ऐसे कैसे भाई, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रहे हो, फिर इंडिया में एक्सेप्ट किया जाए आपको। तो ये इशू साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है, और अभी भी ख़त्म नहीं है। इसके अलावा मालदीवियन पुलिस का ये कहना है कि बोले इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद, जो कि इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इब्राहिम सोलिह की से, दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कनेक्टेड हैं, राइट। इन्हीं की कोalition में अभी सरकार चल रही है मालदीव्स में। तो इनको भी असैसिनेट करने की कोशिश की गई। तो बोला इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखो इंडिया ने तो अपनी तरफ से जो कहते हैं ना कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चला रखी है, वहीं पर इब्राहिम सोलिह की सरकार ने भी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे काम किया है। और ये जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है ना, इसने एक गेम चेंजर का काम किया है, क्योंकि उसके पहले मैंने बताया आपको कि अब्दुल्ला यमीन की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया आउट कैंपेन पे चल रही थी कि इंडिया को आउट करो और जाकर के चाइना की गोदी में बैठ जाओ। अब चाइना ने फिर बाद में जो हाल किए हैं वो पता है ही, श्रीलंका पाकिस्तान तो झेल ही रहा है। और मालदीव्स क्या है, पिछले 4 साल से ये इब्राहिम सोलिह की सरकार के अंडर चल रहा है, इसलिए बच गया, नहीं मालदीव्स के भी हाल बहुत बुरे हो सकते थे, ठीक है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि इंडिया को लेकर के वहाँ के मालदीव्स के लोग बहुत खुश हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अब्दुल्ला यमीन को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं और अब्दुल्ला यमीन की लीडरशिप में वहाँ पर इंडिया को बॉयकॉट करने की पूरी कोशिशें की जाती हैं। फॉर एग्जांपल योगा डे पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो वहाँ पर स्लोगन चलने लग जाते हैं इंडिया आउट के, कि बाहर निकालो इंडिया को कैसे भी करके। इसके अलावा आपको पता है कि रिसेंट जो नूपुर शर्मा का इंसिडेंट था, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद पर जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे, उसको लेकर के भी मालदीव्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे। वहाँ पर माहौल बिगड़ गया था इंडिया को लेकर के कि भाई इंडिया इस तरीके से स्टेटमेंट देता है, तो जो कि ठीक बात नहीं है। अब एक इशू और क्या आ रहा है कि सोलिह और नशीद कौन, मोहम्मद नशीद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अब्दुल्ला यमीन से भी पहले थे ये, ठीक है, और इब्राहिम सोलिह जो कि करंट प्रेसिडेंट है, इनके बीच में भी डिस्प्यूट आ रहा है, जिसकी वजह से मालदीव्स की जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उसमें ग्लिचेज आ रहे हैं। तो ये जो है ना वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में गैप्स, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें देखो सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है। वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी कुछ ऐसा क्रिएट हो जो कि इंडिया के अगेंस्ट में ना जाए। जैसे कि सोलिह और नशीद, इनके बीच में कोई गैप आ रहा है तो इसको सॉर्ट आउट कराया जा सकता है। वैसे इंडिया के लिए बोला जाता है कि बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंडिया पार्टिसिपेट करता है बहुत ज़्यादा। वो सारी चीज़ें पहले ब्लेम की थी, तभी तो वो चाइना की तरफ गए थे सारे कंट्रीज़, ठीक है। पर वही चीज़ है कि चाइना हमसे भी, मतलब जो हमसे डर था ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो चाइना ने उनको ट्रीटमेंट दे दिया। इस तरीके से क्या बचता है कि इंडिया जो है वो कैसे भी करके अपने खुद के जो भी हमारे इरादे हैं ना, उसको मालदीव्स में कोई मिस इंटरप्रीट ना करे। इस चीज़ को करेक्ट करना ज़रूरी है, मिसरीड ना करे। ओवरऑल जो हमें चाहिए भाई, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी इंश्योर हो, और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए इंडिया और इंडिया के साथ में जो इंडियन ओशन के कंट्रीज़ हैं उन्हीं का पार्टिसिपेशन हो, ना कि कोई थर्ड कंट्री का हो, फॉर एग्जांपल चाइना, है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन कंट्रीज़ के साथ हमारी एंगेजमेंट अच्छे से होनी ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हु बेनिफिट्स फ्रॉम डिले। आर्टिकल को लिखा है अपार गुप्ता और तेजस्वी पनिजर ने। इनका ये कहना है कि देखो अभी कल परसों की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2019 का है उसको विड्रॉ कर लिया। तो इसके पीछे कारण क्या बताया कि बोले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 80-90 के लगभग अमेंडमेंट्स बता दिए। तो ऐसी परिस्थितियों में बोला हम इसमें अमेंड करेंगे तो एक नया ही कानून लेकर के आ जाएंगे जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क होगा, एक पूरे तरीके से जो साइबर वाला इशू है या डेटा प्रोटेक्शन का मुद्दा है, इसमें इंटरनेट का सारा अच्छे से कवर हो पाएगा। अब राइटर्स जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन के बेसिस पे आपने विड्रॉ कर लिया कानून को,
अब इन 2019 से 2022 तक वहाँ पर कितनी मेहनत लगी है, कितना डिबेट हुआ है, क्या उसको आप कंसिडर नहीं करोगे? वैसे देखा जाए ना तो जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी ने अभी जो रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही अब नया अगर फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, तब तो देखो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर से अपनी मनमानी करेगी तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में इंडिया में आज देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हर एक चीज़ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिलने लग गई है। तो सवाल ये आते हैं कि क्या विड्रॉल जस्टिफाइड है, या फिर विड्रॉल किया गया है तो उसकी बजाय ये किया जा सकता था कि उसी लॉ को अमेंड कर देते जो भी सजेशन दिए गए थे, और फिर बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। तो इसके पीछे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं पास्ट को। देखो, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की बात करें तो पहली बार इसके बारे में सोचा गया था 2011 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने इस बारे पे सोचा था कि वाकई में हमें डेटा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता चला जा रहा है। तब एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जस्टिस रिटायर्ड AP शाह की लीडरशिप में, और उन्होंने एक डिटेल फ्रेमवर्क के तौर पे अपनी रिकमेंडेशन दी, और उन्होंने कहा कि एक प्रिवेसी एक्ट आना चाहिए, डेटा प्रिवेसी एक्ट हमारे यहाँ पे आना चाहिए। पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, प्रपोजल को स्क्रैप कर दिया 2014 में। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने 2017 की बात है एक कमेटी और कॉन्स्टिट्यूट की जस्टिस रिटायर्ड BN श्रीकृष्णा की लीडरशिप में, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी रिकमेंडेशंस दी थी, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के बीच में आप देखो कि जब ये BN श्रीकृष्णा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसी के बीच में आधार एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया था। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में केस था पुट्टास्वामी केस। और पुट्टास्वामी केस में फिर जैसे ही BN श्रीकृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन आती है, उसी दर में आप देखोगे कि अपनी तरफ से BN श्रीकृष्णा कमेटी पहले कॉन्स्टिट्यूट कर दी, आधार कार्ड का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि राइट टू प्रिवेसी क्या है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है राइट टू लाइफ का। एक इंडिविजुअल, हर एक इंडियन, उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब डेटा प्रिवेसी की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। और दूसरी तरफ BN श्रीकृष्णा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसके लिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा उस जजमेंट के टाइम पे, पुट्टास्वामी जजमेंट के टाइम पे, कि श्रीकृष्णा कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस है उसको गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी मैनर में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब तक इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रिवेसी या डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं होगा या डेटा प्रिवेसी लॉ नहीं होगा, तब तक हम इस तरीके से आज के टाइम पे डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट को कंट्रोल या रेगुलेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन गया था। इसके चलते फिर बाद में डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जैसे वो पार्लियामेंट में जाता है उसके बाद में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें 30 मेंबर्स थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों की तरफ से मेंबर्स का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है उस कमेटी में, और वो फिर रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद में 2-3 साल का जो उनका पूरा प्रोसेस रहा इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को देखने का, उसके बाद में उन्होंने लगभग 90 के आसपास में रिकमेंडेशंस दी। और उन रिकमेंडेशंस में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देखो आप, देखो 97 तो अमेंडमेंट्स बता दिए, 93 रिकमेंडेशंस दी, और 7 जगहों पर इन्होंने डिसेंट नोट भी दिया कि यार ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसको हटाओ। डिसेंट का मतलब अपनी तरफ से असहमति देना। ये इस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब पूरे लॉ में ही कुछ ना कुछ कमियां निकलती गई होंगी डेफिनेटली। तो ऐसे में इनकी तरफ से जो डिसेंट आया तो साफ साफ ये था कि पहले जब बिल जो था शुरुआत में जब लाया गया तो बोलो वो तो केवल और केवल नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के, नेशनल इंटरेस्ट का नाम लेकर के गवर्नमेंट अपने आप को पावरफुल बनाती चली जा रही थी। दूसरा, कॉरपोरेट सेक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जबकि नुकसान ज़्यादा किसको हो रहा था? सिटीजन्स को। जबकि प्रोटेक्शन किसकी होनी चाहिए? सिटीजन्स के राइट्स की। तो इस बात को लेकर के और फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या डिसाइड किया कि जब इतने अमेंडमेंट, इतनी रिकमेंडेशंस और इतनी डिसेंट आ रही है तो एक काम करते हैं, इस बिल को विड्रॉ कर लिया जाता है और नया एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे, जिसमें BN श्रीकृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस है वो तो हम ध्यान देंगे ही, पर साथ साथ में और जो नई चीज़ें हमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड की हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब देखो, राइटर जो हैं वो सीधा ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो विड्रॉल किया गया है, इस विड्रॉल में क्या क्या इश्यूज़ हैं
उनको वन बाय वन अगर देखें तो पहला तो पॉइंट ये निकल के आता है कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी है, सजेशन दी है, रिकमेंडेशन दी है, अमेंडमेंट्स दिए हैं, डिसेंट दी है, तो आप उसी एक्ट को अमेंड कर सकते थे ना। जब रिकमेंडेशन दे ही दी तो क्यों नहीं आप नया बिल तैयार करते, ड्राफ्टिंग नहीं करके और इसको जल्दी से जल्दी करते। आप नया बिल्कुल ही नए सिरे से नया बिल लेकर के आ रहे हो, कहाँ ज़रूरत थी? जब आपको रिकमेंडेशन मिल ही गई थी तो उनको वहाँ पर ऐड कर देते और एक बार शुरू करते। नहीं तो क्या है, एक लीगल वैक्यूम रहता है, और वैक्यूम आपको पता है हमेशा हार्मफुल होता है, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लूप होल्स ही ढूंढते हैं लॉज में और उन कमियों के बेसिस पे खुद का फ़ायदा कमा करके आगे निकल जाते हैं। तो बोले एक तो ये काम किया जा सकता था। इसके अलावा हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन आज $3 ट्रिलियन डिजिटलाइज हो जाए। वैसे टारगेट तो $5 ट्रिलियन का है टोटल इकोनॉमी का ना, पर देखा जाए तो $3 ट्रिलियन का बोले हम डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को ये है कि भाई कंप्लायंस बर्डन बहुत रहेगा कि सही में देखा जाए तो क्या टारगेट हम टाइम पे अचीव कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हम डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा स्पीड से मूव कर जाएंगे तो हो सकता है क्या, डेफिनेटली हमें ज़्यादा इनोवेशन लाना पड़ेगा, ग्रोथ हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बहुत सारे चैलेंजेस वैसे ही रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं। यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है कि श्री कृष्णा कमेटी ने जो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर सही तरीके से हम अपने आप को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो जो आएगी, जो आप चाहते हो एडवांसमेंट, तो उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। जबकि आपने तो बिल को तो विड्रॉ ही कर लिया। तो पॉइंट यहाँ पर है जल्दी से जल्दी बिल लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप खुद देखो कि कितना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम लेन देन करते हैं, कितना कनेक्टेड हो चुके हैं, कि कितनी एक छोटी दुनिया बन चुकी है वैसे इंटरनेट के बेसिस पे देखा जाए कि सेकंडों के फ्रैक्शन में आप कहीं से कहीं की अपनी डिस्कशन डिबेट कर सकते हो। साथ में आप प्रॉपर मैनर में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो भी करो। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि रिन्यूएबल एनर्जी में एमिशंस रिड्यूस करने का काम है, तो आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हो, बोले एग्जैक्टली यहीं पर वो चीज़, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में कमियाँ थी। वैसे देखा जाए तो हर एक बिल परफेक्ट हो सकता है क्या? नो, परफेक्शन तो होगा ही नहीं। अगर परफेक्शन ही होता तो अमेंडमेंट का प्रोविजन क्यों डाला हुआ है? अगर परफेक्शन ही होता तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन क्यों डाला हुआ है? जब ये दो चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक ही बिल ला करके एकदम परफेक्टली इंप्लीमेंट कर दोगे? जो था उसको अपने हिसाब से अमेंड करते, इंट्रोड्यूस करते, कम से कम एक एक्ट तो बनता। अजी बात वही है, ना मामा से काना मामा अच्छा है, राइट? कम से कम आपके पास में कुछ न एक लॉ तो अवेलेबल होगा, जो आपने उस लॉ में प्रोविजन ऐड किए हुए हैं, कम से कम उनको तो प्रॉपर्ली रेगुलेट करोगे। अब आपके पास में कुछ है ही नहीं, रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो बोले ये चीज़ की जा सकती थी, और साथ में फिर बाद में टाइम के साथ साथ में अमेंडमेंट किए जा सकते थे। आज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, हेल्थ, वेलफेयर, कितने ऐसे सेगमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक लीगल वैक्यूम होना है ना, वो ठीक नहीं है, नहीं तो मुश्किलें हो जाती हैं सिटीजन्स के लिए। तो देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की तो ज़रूरत है हमें, पर एक टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए ना कि कितने समय के बाद में आप ये बिल ला दोगे। जब आपने विड्रॉ किया है तो विड्रॉ करते टाइम पे ये तो अनाउंस कर देते कि हाँ जी इतने दिनों के अंदर अंदर हम आप ये बिल लेकर के आ जाएंगे। क्योंकि ये जो वैक्यूम है ना, बस वही चीज़ है यार, लॉ की जो कमी रहती है, फिर उसका फ़ायदा फिर जो गलत जो लोग होते हैं वो फिर अपने हिसाब से उठा लेते हैं, जो कि फिर बाद में ओवरऑल नुकसान रहता है पूरे देश के लिए। ठीक है, तो बोले डिले से किसको फ़ायदा है पता नहीं है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे किसी को फ़ायदा है क्या। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लेइंग इट सेफ। आर्टिकल को लिखा राजेश्वरी सेन गुप्ता जी ने। इनका ये कहना है कि आरबीआई की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम को एक तरीके से अच्छी हेल्थ में बताया गया है। अच्छी हेल्थ का मतलब ये है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो दबाव था वो रिड्यूस हुआ है। देखो, पेंडेमिक ने एक तरफ से प्रेशर क्रिएट किया है, इकोनॉमी भी स्लो डाउन में चल रही है, तो इस स्लो डाउन से बाहर निकलने का जो तरीका है ना, उसमें बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पर सवाल ये है ना कि बैंकों की हेल्थ अच्छी है, मान गए, एनपीए का परफॉर्मेंस ठीक आ गया, पर क्रेडिट ग्रोथ कितनी है? क्योंकि जब तक लोग लोन नहीं लेंगे तो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे या नया बिजनेस नहीं डालेंगे।
नया कुछ नहीं होगा तो इकोनॉमी एक्सपेंड कैसे करेगी, रिकवर कैसे करेगी? तो क्रेडिट ग्रोथ पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर के बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो तो सुधरनी जरूरी है, पर टाइम पर क्रेडिट का जो डिलीवरी है वो भी होना ज़रूरी है। देखो, दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को एनालाइज कर रही है राइटर यहाँ पर कि कैसे बैंकिंग सिस्टम ने प्रोग्रेस किया है पिछले, अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो। देखो, नंबर 1 कि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा सक्सेसिव कैपिटलाइजेशन किया गया है बैंकों का, मतलब बैंकों में पैसा इन्फ्यूज किया गया है। क्या कि भाई बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ गई तो सरकार की तरफ से हेल्प दे दी गई, तो बैंकों ने क्या किया, अपनी तरफ से उस पैसे का यूज करते हुए और अपनी और एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया। तो ऐसे में बैंकों का साइज बढ़ गया, ठीक है, पैसा आ गया तो ऐसे में बैड लोन का जो रेशो था वो डाउन हो गया। पहला तो पॉइंट हो गया रिकैपिटलाइजेशन बैंकों का। दूसरा चीज क्या है कि जो एनपीएस थे उनको राइट ऑफ भी करने को अलाउ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब हो गया कि बैलेंस शीट से हटा करके जो पुराने हैं, या फिर कहते हैं ना कि जिन बैड लोन्स को आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो उनको आप बैलेंस शीट से निकालो और उसको आप रिकवरी एजेंसी को दे दो, या फिर जो बैड बैंक है उसको दे दो। इससे क्या होगा कि बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी हेल्दी हो जाएगी, फिर वो आगे काम कर पाएंगे, और जो बर्बाद होया हुआ लोन है उसको आप धीरे धीरे रिकवर करते रहो, जितना आपको हाथ लग जाए वही ठीक है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए ना तो एनपीएस की परफॉर्मेंस में 2017-18 में 11% के लगभग एनपीए थे, मतलब जितना जो लोन चल रहा था ना बैंकों के द्वारा दिया हुआ उसका 11% एनपीए था, जो कि घट करके 2021-22 में केवल 5.9% पे आ गया। इसका मतलब 2011 से लेकर के 2020 का जो दशक था उसके कंपैरिजन में 2021-22 का साल अभी तक ठीक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम एनपीएस की बात करें। ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया हुआ था उसमें एनपीएस का परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा था। 2017-18 में कितना, 23%, अभी कितना है, केवल 8.4%। इसका मतलब इंडस्ट्रीज ने भी कुछ तो अपनी तरफ से रिकवरी की है, कुछ रेजोल्यूशन हो पाया है, और कुछ बैंकों ने राइट ऑफ भी कर दिए उनके लोन्स को। इससे क्या हो गया कि बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी हेल्दी हो पाई। अब सवाल यह आता है कि जब हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं तो वहां पर हमें चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो देखा जाए तो नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो है, नॉन फूड बैंक क्रेडिट, इसका मतलब कस्टमर जो है, जैसे हमारे जैसे जो कस्टमर्स हैं इनको लोन दे, इसको तो बोलते हैं फूड बैंक क्रेडिट। और नॉन फूड बैंक क्रेडिट का मतलब हो गया जो इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया जाता है, बोलो वो जो है वो 2020 में सिर्फ 6% पे चला था, जो कि पिछले 6 दशकों में बहुत ही कम परफॉर्म कर रहा है, जबकि हर बार कुछ ना कुछ राइज देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया जाता है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो टाइम पे लोन रीपे नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से बैंक कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस शीट को जब सुधारने की कोशिश करते हैं तो लोन देने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि यार कल पिछली बार लोन दिया था, टाइम पे रिटर्न नहीं आया था, इसके बजाय एक काम करो कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देने की बजाय 1000 छोटे छोटे कस्टमर्स को लोन दे दो, कम से कम पैसा लौट तो आएगा। और एक दो कस्टमर अगर वहाँ पे बैंकरप्ट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बचे हुए 900 के लगभग या 950 के लगभग जो कस्टमर्स हैं वो तो अपना रिटर्न करेंगे। तो बैंक जो है वो जल्दी से रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसी परिस्थिति में इंडस्ट्रीज को जो फाइनेंस मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। अब देखो इसमें दो तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रही है राइटर कि देखो किस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम काम कर रहा है। देखो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, पिछले दशक की अगर बात करें ना तो इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया गया था वो टाइम पे रिकवर नहीं होने की वजह से इंडस्ट्रीज ने कंज्यूमर पे फोकस किया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंडस्ट्रीज को जो लोन देना था वो डिक्लाइन कर गया, 43% था कब, 2010 में। जितना जो लोन दिया गया था ना 2010 के टाइम पे उसका 43% लोन दिया जाता था इंडस्ट्रीज को, जो कि आज के टाइम पे घट के कितना हो चुका है, केवल 30%, मतलब 13% का रिडक्शन हो गया। इसका मतलब बैंकों का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ इंडस्ट्रीज में। दूसरी तरफ कंज्यूमर लोन की अगर बात करें तो वो 19% हुआ करता था, जो कि बढ़ करके 29% तक हो गया। कुल मिलाकर के इंडस्ट्रीज पे जो एक डाउट है ना वो बढ़ गया। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया गया है उसमें भी सबसे ज़्यादा लोन किसको दिया गया है,
एमएसएमईज को। जैसे आपको पता है ना, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई कि एमएसएमईज में हमारे यहाँ पर रोजगार बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमएसएमईज का रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमईज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट बहुत ज़्यादा करवाया। तो ऐसी परिस्थितियों में बैंकों ने लोन ज़्यादा किसको दिया है? एमएसएमईज को। तो बोला ऐसी परिस्थितियों में इंडस्ट्रीज में भी, छोटी इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, माइक्रो स्केल, उनको ज़्यादा सपोर्ट दिया है बजाय कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दूसरी तरफ एमएसएमईज की लोन की बात करें तो 2020 में जो 3% लोन मिलता था, 3% की जो ग्रोथ थी वो बढ़कर के 31% तक पहुंच गई। इसका मतलब इंडस्ट्रीज में भी एमएसएमई पे बहुत ध्यान दिया गया। ओवरऑल किस पे चला गया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको क्रेडिट टाइम पे या सही तरीके से नहीं मिल रहा है। अब इसके आगे प्रॉब्लम और आगे बढ़ती है कि आज के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कुछ भी हो रहा है ना, उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इस केस में जहाँ पर बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिनको पैसे की ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है, या फिर ये कहो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी जल्दी से लोन लेने के लिए रेडी नहीं हो रही है। और अगर दिया भी जा रहा है ना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन, तो वो केवल वर्किंग कैपिटल दी जा रही है। वो भी किस लिए कि मान लो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, कोई कमोडिटी की परचेज करनी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लागत ज़्यादा आ रही है तो उनको थोड़ा सा मेंटेन करना है, इस तरीके से। तो ओवरऑल यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। देखो 2000 से लेकर 2010 का टाइम ऐसा था जिसमें इकोनॉमी बूम पे भी गई और बस्ट भी कर गई। इसका मतलब कोलैप्स भी कर गई थी हमारी इकोनॉमी। जब हमारे यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट भी था, जब हमारी इकोनॉमी में एकदम से क्रैश भी आया था, तो उसके पीछे कारण क्या था पता है? 2000 से 2000 की जो शुरुआत थी ना, तब से लेकर लोन बांटा गया था खुल के, और सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली जो कोई सेक्टर था ना, जो सेगमेंट था इकोनॉमी का, वो थी ये लार्ज इंडस्ट्रीज ही। पर ये लार्ज इंडस्ट्रीज ने लोन लिया, सोचा कि बहुत कुछ होगा, हम कुछ पैसा निकाल करके रिटर्न कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। 2008 में आ गया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, लेमन ब्रदर्स जो बैंक है वो कोलैप्स कर गया था अमेरिका में, उसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिला। ओवरऑल उधार लिया हुआ पैसा गले की फांस बन गई, तो उधार लेने से अब वो डरने लग गए। तो प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या सोच लिया कि भाई साहब सोच समझ करके चलने में फ़ायदा है, नया कुछ एक्सपेंड करने की बजाय सही रहेगा कि कर्जे को उतार दें। तो ऐसे में डिमांड कम होने लग गई, इंडस्ट्रीज ने लोन लेने के लिए अप्लाई करना ही कम कर दिया, बड़ी इंडस्ट्रीज ने, कि भाई कर्जा पहले उतार दो, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा, सप्लाई साइड में देखो कि 2004 से 2009 तक की जो रैपिड जीडीपी ग्रोथ थी, जिसमें जबरदस्त तरीके से क्रेडिट दिया गया था, लेंडिंग हुई थी, उसको लेकर के बहुत क्राइसिस आया। कारण कैसे? क्योंकि जो लोन दिया गया था वो ज़्यादातर किसको दिया गया था? बड़ी इंडस्ट्रीज को। उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद में वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा, और वो भी कैसे? लॉन्ग टर्म के में। अब रिटर्न पैसा आया नहीं, कन्वर्ट किस में हो गया वो लोन? नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। बैलेंस शीट बिगड़ गई बैंकों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग गई। तो 2010 तक जो झटके लगे थे ना, उन 2010 तक के झटकों को सोच समझ करके बैंकों ने ये डिसाइड कर लिया कि बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करवाएंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने की बजाय छोटी इंडस्ट्रीज को, जहां पर कम से कम, या फिर कस्टमर को जो कि लेस रिस्की है, उनको लोन दे दो, कम से कम टाइम पे कुछ तो पैसा आएगा वापस। नहीं तो पता पड़ा कि बैंक लेमन ब्रदर्स की तरह हम भी बर्बाद हो गए। तो इस तरीके से बैंकों ने भी सप्लाई साइड में भी रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हो कि सप्लाई और डिमांड दोनों में कमी आ गई लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब ये देखो पेंडेमिक के बाद में जो हम चाह रहे हैं इकोनॉमी की रिकवरी, इसकी अगर बात करें तो इसमें देखो हमें कहीं ना कहीं सोच समझ करके चलना होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस तो हमारे हैं, पर पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमने कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उन रिफॉर्म्स को भी हमें प्रॉपर मैनर में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब देखो पॉजिटिव साइड तो ये है कोविड के बाद की, कि अब थोड़ा थोड़ा करके जो फर्म्स हैं, कौन सी लार्ज इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं, वो अपनी कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा बना रही हैं, तैयार कर रही हैं। चलो ठीक है, रिकवरी हो जाएगी। बट नेगेटिव साइड क्या है कि अभी तक भी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, कि भाई देखो क्रेडिट के बिना तो काम नहीं चलेगा, क्रेडिट तो देना पड़ेगा, क्रेडिट पे ही इकोनॉमी फिर बाद में एक्सपेंड होगी। तो ऐसे में
उस क्रेडिट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को भी हमें पहले से दिमाग रखना पड़ेगा ना। भाई सीधी सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट राइज नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, कैसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो पाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, ये जरूरी है। दूसरा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी हो, ये जरूरी है। तीसरा, जो सेक्टर्स ट्रबल में चल रहे हैं उनके लिए हमें सोचना होगा, उनके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जैसे कि पावर सेक्टर। ये तो बार बार आता है कि पावर सेक्टर बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, इसको हमें क्राइसिस से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीबीज की जो बात चल रही है ना, अभी रेवड़ियां बट रही हैं, हमारी रेवड़ियां तुम्हारी सब्सिडी, तुम्हारी सब्सिडी हमारी रेवड़ियां, ऐसे करके समथिंग चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, वो इसी पावर सेक्टर की वजह से ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। स्टेट्स जो है ना, उनकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, उनका फिस्कल बैलेंस है वो पूरा बिगड़ चुका है, क्योंकि ज्यादा खर्चा पावर सेक्टर को मैनेज करने में लगा हुआ है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, बिना सोचे समझे फ्री में बिजली बेची जा रही है, तो उसी को लेकर के डिबेट चल रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, जबकि पावर सेक्टर जैसे एस्पेक्ट को हैंडल करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव्स का। पर वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इंटरवीन कर रही है, सोचो इसमें। तो ये अपने आप में एक सवाल भी है भाई, जुडिशरी पर भी सवाल है तो एग्जीक्यूटिव पे भी सवाल है कि इतना ज्यादा क्या मतलब अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ रहा है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, एग्जीक्यूटिव इशू में। खैर आ जाओ फिर से आर्टिकल में। देखो हमारे यहां पर एनपीएस की प्रॉब्लम तो देखो डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करप्ट लोग भी होते हैं, बहुत सारे फर्जी लोग भी होते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से, इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से लिया हुआ लोन बर्बादी में चला जाता है। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया 2016 में। पर सवाल क्या है, वो भी क्या है, अब डिलेज में उलझ गया है, एक साल तक का टाइम लग जाता है, जबकि 180 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर देना था जो भी केसेस आ रहे थे, पर नहीं हो रहे हैं केसेस सॉर्ट आउट। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। कौन सी? ग्लोबल अनसर्टेनिटी। यूक्रेन वॉर है, ताइवान का इश्यू फिर से हाईलाइट हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन में वैसे डिसरप्शन है। तो इस परिस्थिति में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक प्रॉपर मैनर में फ्रेमवर्क तैयार होना जरूरी है। जो हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करे, तो ऐसी परिस्थितियों में हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। देखो बैंकों की बैलेंस शीट सुधरी हुई रहे, ये तो देखो जरूरी है एक इकोनॉमी के लिए, पर ये क्या सफिशिएंट है? नो। बैंकों की बैलेंस शीट भी सुधरी रहे और क्रेडिट फ्लो भी ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे देश में क्रेडिट फ्लो कितना हो रहा है? 100% से कम है, जीडीपी का 100% से कम है, राइट। जबकि उधर देखो वेस्टर्न कंट्रीज में 100% क्या 179% के लगभग चल रहा है। यूएस में, चाइना में इस तरीके से, यूके में उठा के देखो, फ्रांस में उठा के देखो, 125 150% तक वहां पर क्रेडिट चलता है। तब जाकर के वहां पर एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी का, तब जाकर के जॉब क्रिएट होती है, तब जाकर के लोग वहां पर एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना, इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा लेकर के आना, प्राइवेट सेक्टर को क्राउड इन करना, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हो, इसके लिए रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है आईबीसी है उसको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैंक लोन दे रहे हैं बस और रिस्क में जाए जा रहे हैं, एनपीए बनते चले जा रहे हैं, तो उसको टाइम पे टैकल करने के लिए रेजोल्यूशन तैयार कर दो। जब हमारे पास में इतना कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। हम ये नहीं सोच सकते कि जी बैंक का लोन है वो बर्बाद हो जाएगा इसलिए बैंक लोन ही ना दे, ऐसे तो फिर इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, मुश्किलें हैं फिर। ठीक है, तो राइटर का यही कहना है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर ये थे हमारे 3 आर्टिकल्स। जो चौथा आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज और G20 की प्रेसिडेंशियलशिप से, वो रिलेटेड आर्टिकल हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी डिस्कशन को यहीं टर्मिनेट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।